करंट की बात कर रहे थे, ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। करंट कंडक्शन इन ए मेटेलिक वायर। करंट का कंडक्शन कैसे होता है, किसी मेटेलिक वायर में क्या मैकेनिज्म होता है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज और इन्वॉल्व हैं अदर देन करंट, उनकी बात करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास कोई कोई मेटल का पीस है, सपोज वी हैव ए मेटेलिक वायर। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम वायर को रिप्रेजेंट करते हैं, हम सिलेंडर बनाते हैं, सिलेंड्रिकल वायर होती है। अब जैसे ये सपोज कर लो कि ये मेरे पास एक मेटल की वायर है, ठीक है। वी हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस मेटेलिक वायर में बहुत ज्यादा ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपनी थर्मल एनर्जीज के कारण एक दूसरे के साथ कोलाइड भी कर रहे हैं। फिक्स्ड आयंस जो है मेटल के, उनके साथ भी कोलाइड कर रहे हैं, और टोटली रैंडम मोशन में है। मतलब अगर हमने किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं किया, इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो टोटली रैंडम रहेगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन टोटली रैंडम होगा तो करंट जो है वो फ्लो नहीं करती। सो वी से इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, the motion of electrons in a conductor is totally random। और बेटा, रैंडम मोशन होने के कारण करंट फ्लो नहीं करती। करंट तब फ्लो करती है जब चार्ज का मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर है, इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर बिल्कुल वैसा होता है जैसा किसी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर होता है, ठीक है। जैसे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी पढ़ते हैं कि अगर गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो ये गैस मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली कोलाइड कर रहे हैं विद वन अनदर, ठीक है। उन कोलिजन में क्या हो रहा है, उनकी डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं, और वो जो कोलिजन है वो बेसिकली थर्मल है, मींस जो वेलोसिटीज है वो टेम्परेचर की वजह से है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ अब यहाँ गैस के केस में हम करंट की कभी बात नहीं करते, क्योंकि गैसेस में तो चार्ज, गैस मॉलिक्यूल जो है उनमें चार्ज नहीं है। बट यहाँ पर हम करंट की बात करेंगे, लेकिन करंट तब फ्लो करती है जब इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें। सिंस ये मोशन रैंडम है, तो रैंडम मोशन है तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, द एवरेज thermal velocity of electrons is 0, ठीक है, because of the randomness the average thermal velocity of electrons is 0। तो अगर average velocity को मैं u average लिख लूं, it's going to be u1 plus u2 plus u3 so on un divided by n, और ये 0 है क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रही, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा। जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा, मोशन विल बी रैंडम, एंड रैंडम मोशन में जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, ठीक है। और जब भी ये एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, देयर विल बी नो कंडक्शन, देयर विल बी नो करंट। बेटा, करंट तब फ्लो करती है जब ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तब होगा जब हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 लिखना, इसको हम बाद में यूज भी कर लेंगे। ये कंडक्टर है हमारे पास, अभी क्या किया,
इसके एक एंड को पॉजिटिव और दूसरे एंड को नेगेटिव बना दिया ऐसे। ठीक है, वी हैव अप्लाइड सम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, V, जिसके कारण क्या होगा, इसके कारण ये वाला एंड पॉजिटिव हो गया, ये वाला एंड नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिल गई, इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करने लगे। जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं वो एडिशनल वेलोसिटी, पहले वाली देखो थर्मल वेलोसिटी तो अभी भी रहेगी, अब थर्मल वेलोसिटी खत्म नहीं होगी, बट अब क्या है, अब इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिल गई है, क्योंकि आपको पता है बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसको ये पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे तो हम बोले करंट फ्लो कर रही है, ये है करंट की डायरेक्शन। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, करंट तब फ्लो करती है। और क्यों फ्लो करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगे। बेसिकली होगा क्या, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्रिएट हो जाएगा विद इन द कंडक्टर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स हो गया Q0 इंटू E। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो है ही है, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगने लगेगी, जिससे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। फोर्स लगाने से क्या होता है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो ये जो एडिशनल वेलोसिटी है, पहले u थी अभी v हो गई, तो u में क्या ऐड हुआ, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास एक, आपके पास है एक मैकेनिक्स में एक्सप्रेशन है जिसमें v और u को हम रिलेट करते हैं। सो यहां पर देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, एवरेज वेलोसिटी 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है, जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं, दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd। द एवरेज वेलोसिटी with which the free electrons are drifted towards, drifted ऐसे भी लिख सकते हैं, opposite to the direction of electric field। जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज लाइक दिस, उस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो करंट कंडक्शन जब मेटेलिक वायर में बात करते हैं तो पहली टर्म आ गई हमारे पास कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट होना मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना, ड्रिफ्ट होना मतलब फोर्स लग रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेटा, दिस इज v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन, vn डिवाइडेड बाय n। n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल हैं फॉर कंडक्शन। v1 we can say it is equal to u1 plus at1, v2 is u2 plus at2, v3 is u3 plus at3 so on, un plus atn divided by n। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक एडिशनल वेलोसिटी आ गई, और वो एडिशनल वेलोसिटी ये है at। u1 तो पहले से ही थी, अब उसमें क्या ऐड हो गया, at ऐड हो गया। ये कौन सी इक्वेशन यूज की, v इक्वल टू u प्लस at। यहाँ एक्सेलरेशन कहां से आ गई, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। ठीक है, v इक्वल्स टू u प्लस at। अब इस टाइम क्या है यहाँ कि उस v को, जैसे
V1 हो गई, अभी पहले U1 थी, तो U1 से V1 होने में कितना टाइम लगा वो T1, U2 से V2 होने में कितना टाइम लगा वो T2। तो एक्सेलेरेशन सभी के सेम है, एक्सेलेरेशन इज फोर्स अपॉन मास, जब फोर्स लगेगी तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी। तो इन दिस एक्सप्रेशन हमारे पास ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, इस एक्सप्रेशन को और हम सॉल्व कर सकते हैं आगे, देखिए देयरफॉर वी राइट Vd इक्वल टू U1 प्लस U2 सो ऑन UN प्लस A इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn divided by n, which can be further broken as Vd equal to U1 U2 UN divided by n प्लस A इंटू ऐसे ब्रेक क्यों किया, देखो आपने अभी पहली वाली इक्वेशन में देखा था कि ये U1 U2 U3 UN डिवाइडेड बाय n तो 0 के बराबर है, सो वी कैन राइट Vd इक्वल टू 0 प्लस A इंटू टाउ। ये टाउ क्या है मैं बताऊंगा, बट फॉर द टाइम बिंग मैंने इसकी जगह लिख दिया। इसे क्या बोलते हैं मैं अभी बता रहा हूं आपको। तो हमारे पास एक्सप्रेशन Vd का क्या हो गया, A इंटू टाउ। ये ऐसे स्टार्ट करूंगा, इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो बताओ पहले। तो बेटा हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया, Vd इज इक्वल टू A इंटू टाउ, ठीक है, बिकॉज एवरेज इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जो थी, जो थर्मल वेलोसिटी थी, उसका तो एवरेज 0 है। इसमें ये जो टाउ है क्या है ये, अब इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। हेयर टाउ इज इक्वल टू T1 प्लस T2 सो ऑन T3 Tn divided by n is known as एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। दिस इज द सेम थिंग जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी हम यूज करते हैं टर्म। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखो हाल तो हम पिक्चर ऐसे बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर गया इधर गया इधर गया, बट ये पिक्चर इतना सिंपल भी नहीं है। बेसिकली क्या होता है, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ या किसी फिक्स्ड कर्नल के साथ, तो ये कोलाइड कर करके ऐसे पहुंचता है। तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स, जैसे यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ आया, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, इधर दूसरा है, इधर कोई तीसरा है, तो यहाँ कोलाइड किया, फिर यहाँ कोलाइड किया, फिर यहाँ कोलाइड किया, तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स is called as relaxation time. What is relaxation time? It is time between two successive collisions. दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम है उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन, ठीक है बेटा। दो सक्सेसिव कोलिजन्स जो हुए, उन कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, एंड द एवरेज ऑफ ऑल सच टाइम्स इज कॉल्ड एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब इस एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ये टाइम है, रिप्रेजेंट टाउ से किया है, डोंट थिंक इट इज समथिंग एल्स, टॉर्क नहीं है, ये है ये टाइम ही। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, राइट। अब देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो एक्सेलरेशन है वो होता है फोर्स अपॉन मास, बट व्हाट इज एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास। एंड यहां पर देखो, एंड हियर F इज इक्वल टू स्मॉल e इंटू कैपिटल E। कहां से आ गया फॉर्मूला, अभी बताया था आपको, अदरवाइज भी आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स अपॉन ट्रेस चार्ज, तो F क्या हो गया, Q0 इंटू E। तो यहां पर कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसलिए E लिख दिया। तो जब आप यहां पुट कर दोगे, A आ जाएगा स्मॉल e कैपिटल E बाय m।
एक्सेलरेशन आ गया स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम। सो अगर हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहां पुट कर दे, समझ में आ गया कैसे? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, और फोर्स क्या है? ई इंटू ई, स्मॉल ई कैपिटल ई। तो जब आप यहां पुट कर दोगे तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, जिसे क्या लिखेंगे? द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज therefore the expression for drift velocity is vd equals to e tau by m। ठीक है, जब भी हम करंट की बात करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि करंट तभी फ्लो करेगी अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, और इसी एक्सप्रेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि वेलोसिटी आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट vd equals to minus e tau by m into capital E। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्केलर है, ये टाइम मास स्केलर है, vd और e दोनों वेक्टर्स हैं। ठीक है, देखो माइनस साइन क्यों लिखा? ड्रिफ्ट इधर की तरफ हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्टार्टिंग में भी लिखा था, इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, वो कैसे पता चलता है? वो इसी नेगेटिव साइन से पता चलता है। यहाँ जो नेगेटिव साइन डाला वो इसीलिए डाला। स्केलर फॉर्म में जब लिखना होगा, मैग्नीट्यूड की जब बात करनी होगी, तो यही लिखेंगे vd इक्वल टू ई टाउ बाय m। और जब बात करेंगे हम वेक्टर फॉर्म में, डायरेक्शन की बात करेंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, बेसिकली करंट को उसी डायरेक्शन के अलोंग लिया जाता है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी बेटा एक मिनट डिफरेंस समझना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए चार्ज्ड कंडक्टर एंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर? चार्ज्ड कंडक्टर, मान लीजिए ये एक वायर है विच इज चार्ज्ड, तो हम ऐसे शो करते हैं कि इसको चार्ज किया, मतलब यहाँ राइट, यहाँ सेंटर में बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। जो चार्ज कंडक्टर है उसके इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। जो मेटेलिक वायर है, जहाँ कोई भी मेटेलिक कंडक्टर है, इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, करंट कैरिंग कंडक्टर बेटा पहली चीज ये न्यूट्रल होता है। अब बोलो चार्ज तो फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, जितना कल देखा था आपने, जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं एक एंड से, उतने दूसरे एंड से बाहर भी निकल रहे हैं। ठीक है, द नेट चार्ज ऑफ द कंडक्टर विल बी जीरो, इट इज ओनली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ द चार्ज टेकिंग प्लेस। करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो भी नहीं होता। द इलेक्ट्रिक फील्ड inside a current carrying conductor is not equal to zero। क्योंकि अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही है, इसका यही मतलब है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो ही उसके ऊपर फोर्स लगती है, राइट? सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज नॉट जीरो। कितना होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो मान लो यही हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है,
ये पता चल गया चार्ज कंडक्टर में, ये तो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अभी अगर मैं इसी को कन्वर्ट कर दूं करंट कैरिंग कंडक्टर में, आई से दिस इज ए वायर, तो कंडक्टर, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, करंट फ्लो करने लगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ ड्रिफ्ट होने लगे, राइट। ये कंडक्टर की लेंथ है बेटा L। अगर हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी within a current carrying conductor is E equal to V by L। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? V by L, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बट किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट या V by L होता है। कुछ है डाउट तो इसमें बताओ। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला मैंने आपको कि करंट फ्लो कर रही है मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। करंट फ्लो हो रही है मतलब कृष्णा आऊंगा मैं सारी टर्म्स के ऊपर एक बार फिर से। करंट फ्लो कर रही है मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट हो रहा है, तो हम एक छोटा सा रिलेशन डिराइव कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, फिर सारी टर्म्स दोबारा बताता हूँ आपको। बेटा ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये एक वायर है जिसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। मान लो ये लेंथ है L और कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, एक एंड से दूसरे एंड में। आल्दो ये बोलने में बड़ा आसान सा लगता है कि इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड में आ गया, बट इट इज नॉट दैट इजी, क्योंकि एक मेटल के अंदर 10 रेज पर 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब, फ्री इलेक्ट्रॉन्स 22, which means there is very high density of electrons। एंड हम तो ऐसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, बट इलेक्ट्रॉन का मोशन इतना भी इजी नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ एज वेल एज, देखो कंडक्टर न्यूट्रल है, यहाँ फिक्स्ड आयंस भी तो होंगे मेटल के जिन्होंने ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, उनके साथ कोलाइड करता है, राइट। तो दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम तो बोलते हैं, बट उस रिलैक्सेशन टाइम के कारण या उन कोलिजन्स के कारण इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचने में बड़ा टाइम लगेगा, राइट। लेट अस सपोज t टाइम लगा। इफ हमारे पास इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं A, लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, per unit volume of a conductor, then total number of electrons कितने होंगे? total number of electrons होगा number of electrons per unit volume into volume। total number of electrons is number of electrons per unit volume into volume। number of electrons per unit volume हमने लिया n,
बेटा अगर इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ। अगर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल वॉल्यूम में कितने हुए, n इंटू An। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, द टोटल चार्ज of these electrons is Q equals to n into E। इन इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज कितना है, n into E, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन का होता है E, so it becomes NaL into E। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचने में t टाइम लग रहा है, if the electron takes time t from one end to the other end of conductor, then we say I equals to Q by T। तो Q हमारा है NaL इंटू E by T, लेंथ अपॉन टाइम हो गया यहाँ देखो, NEA इंटू L by T, यही L by T जो है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो वी हैव I इक्वल टू NEAVD। पहले ये कर लीजिए फिर आगे करते हैं हम। सर आपका माइक म्यूट पे है। L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। A कंडक्टर हैविंग लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, एंड बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो करेगी। क्यों फ्लो करेगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करने लगेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन कौन सी है, वो डायरेक्शन है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट। तो दीज आर द टर्म्स इन्वॉल्व हियर, करंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और कंडक्टर के फिजिकल डायमेंशंस है। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये ड्रिफ्ट पता चल गया ना, ड्रिफ्ट जैसे एक बैट्समैन बॉल को ड्रिफ्ट करता है, ड्रिफ्ट करना मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगानी। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेटा vd, it is equal to E by m into tau। small e charge of electron, small m is mass of electron, tau is relaxation time, average relaxation time। और जो रिलेशन हमने डिराइव किया अभी, वो रिलेशन क्या है, I equals to NEA into VD, relation between current and drift velocity। ठीक है, इसके अलावा देखो रिलैक्सेशन टाइम बेटा, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। रिलैक्सेशन क्या हुआ, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कोई फिक्स्ड ऑइन है मेटल का, मान लो इलेक्ट्रॉन आया, इसके साथ टकराया, इधर गया, इधर से इधर आ गया, ये एक कोलिजन हुआ, ये दूसरा कोलिजन हुआ, किसी के साथ भी, चाहे इलेक्ट्रॉन के साथ चाहे ऑइन के साथ। इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था एंड इट वाज फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। फ्री होने का मतलब यहाँ वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलैक्स था, तो उसको उस टाइम को, एक और दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है, आपको याद होगा, इसी को बोलते थे फ्री पाथ, इसको बोलते हैं फ्री पाथ। अब माधवी एक मिनट, आपके क्वेश्चन का भी आंसर दे रहा हूँ। फ्री पाथ, और ऐसे जितने भी फ्री पाथ्स हैं उन सबके एवरेज को बोलते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम फॉर ऑल दिस मीन टाइम टेकन फॉर ट्रेवलिंग दिस मीन पाथ्स। मतलब मीन फ्री पाथ क्या होता है, जैसे ये डिस्टेंस है λ1, फिर यहाँ आया λ2, फिर यहाँ आया λ2, बिकॉज मैंने आपको बोला था पिक्चर इज नॉट सो सिंपल कि इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया, मल्टीपल कोलिजन्स हो रहे हैं, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंड बिटवीन एनी टू डायरेक्शंस इट इज ट्रैवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सो दैट इज
द फ्री पाथ, और उन सब का जो एवरेज है उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ, और एक फ्री पाथ को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और देखो डिस्टेंसेस का जो एवरेज है वो है मीन फ्री पाथ। दिस बिहेवियर इज जस्ट लाइक द बिहेवियर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर, राइट। तो इसलिए वही टर्म्स यहाँ भी यूज हो रही हैं। तो डिस्टेंस को बोलते हैं मीन फ्री पाथ और टाइम को बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या क्या टर्म्स हैं बेटा, देखो इसमें ये जो E है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। M is mass of electron, this is 9.1 into 10⁻31 kg। ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम ऑन एन एवरेज, इस रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू होती है 10⁻⁻14 सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो वेरी स्मॉल, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। क्यों स्मॉल होती है पता है? क्योंकि ये जो नंबर डेंसिटी है ये बहुत ज्यादा है। 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब, जिसको आप बोल सकते हो 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो डेटा है दिस इज रफ डेटा, कि अगर हम ये एज्यूम करें कि कोई मेटल है, एनी मेटल, all metals are good conductors, we have some better conductors, we have some less conductors, but conductivity सबकी अच्छी होगी, comparatively कम ज्यादा हो सकती है। like silver is the best conductor, aluminium and then gold and then this copper is also there, best is silver, फिर gold, फिर copper, फिर aluminium। on an average उन सब में n का ये वैल्यू है 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब या 10⁻22 electrons per centimeter cube। you know 1 centimeter cube is 10⁻⁻6 meter cube, that is by -6 करते। अब यहां देखना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है और ये n इतना ज्यादा है, दोनों एक दूसरे का कारण है। n ज्यादा होने के कारण ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगती है, वो जैसे ही पॉजिटिव की तरफ जाता है फिर कोलाइड हो जाता है। तो जो भी फोर्स लगने से वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ, that is immediately lost because there are millions and trillions of collisions taking place, so in every collision velocity जो है उसकी कम हो जाती है, and that is why ये जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये बहुत कम रहती है। ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्मॉल वैल्यू क्यों है? क्योंकि n जो है मेटल्स में n जो है दैट इज वेरी लार्ज वैल्यू, n का लार्ज होना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। बाकी हमने जो कंडक्टर लिया उसका एरिया कितना रखा वो हमारी मर्जी, उसकी लेंथ कितनी रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दैट इज ऑल वेरिएबल थिंग्स। ठीक है। ये कांस्टेंट है कुछ। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज मोबिलिटी। मोबिलिटी को बेटा म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मोबिलिटी उस पार्टिकल की, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो मोबाइल है, मतलब जो मूव करता है। जैसे हम करंट कैरियर्स की बात कर रहे हैं, करंट कैरियर्स क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, सेमीकंडक्टर होगा तो होल भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज मोबिलिटी। तो हम ये बोलते हैं देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू VD बाय E। और आप यहीं से देख सकते हो, देखो VD बाय E क्या है? E इंटू टाउ बाय M। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इस म्यू का जो यूनिट होगा इसको देख के नहीं बताना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है वोल्ट पर मीटर। सो दिस यूनिट बिकम्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। मोबिलिटी का क्या ऐसा यूनिट है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है, VD मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट है। So this meter will be multiplied per second per volt।
ठीक है, एक छोटी सी टर्म और फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कल जो आज पढ़ रहे हैं हम। देयर इज अनदर टर्म, अभी तो सिर्फ डेफिनेशन ही बता देता हूँ, उसे बोलते हैं बेटा करंट डेंसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। जैसे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सो वी हैव द फोर्थ टर्म, एक था हमारे पास करंट, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक मोबिलिटी, एंड अनदर टर्म इज करंट डेंसिटी। ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे थोड़ा, मैं फिलहाल आपको सिर्फ इसका डेफिनेशन बता रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जे से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। Represented by the letter J, it is equal to I by A. So it is equal to, यहां से देख लो, A इधर NEVD। ये एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, I इक्वल टू NEAVD या J इक्वल टू N इंटू VD। फॉर द टाइम बिंग तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, विल डिस्कस इन डिटेल इन टुमारोज क्लास। ये जो करंट डेंसिटी है बेटा, ये करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। although करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन है। द करंट डेंसिटी इज SI यूनिट is ampere per meter square. SI unit of current density is ampere per square meter या ampere per meter square। ठीक है, इतना करें यार, इससे आगे हम कल देखेंगे। अभी मैं आपके डाउट्स ले लेता हूँ, कुछ लिखा भी है आपने।